हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आपके लिए लेकर आए हैं सल्सफार नॉवल तेरा फंसू ही मेरा झुनू ठहरा की एपिसोड 16, जिसको आपके लिए तहरीर किया है आयत नूर ने। तो चलते हैं नॉवल की तरफ और जानते हैं कि इस एपिसोड पे क्या हो रहा है। वो फ़ोन की स्क्रीन को यकटक देखती ना जाने सोचों की किन वादियों में भटक रही थी जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। दानी ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा, फिर फ़ौरन स्क्रीन पर जूम की गई अदन की मेहंदी की रात की तस्वीर को बैक करते हुए चेहरे पर हाथ फेर कर ख़ुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। आ जाए, फ़ोन साइड टेबल पर रखते हुए उसने कहा था। दरवाज़ा खुला तो अंदर दाखिल होने वाले शख्स को देखकर वो हैरान हुई। जिस दिन से वो इस घर में आई थी, सिर्फ अरसल ही उसके कमरे में आता था। बाकी किसी ने ना वहाँ झाँकने की जहमत की थी, ना ही उसका हाल अहवाल दरियाफ़्त करने की। और आज ताया जी आप? वो दुपट्टा सर पर जमा दी अपनी जगह से उठी। शाहवेज साहब के हुक्म में गुलरेज साहब भी अंदर दाखिल हो रहे थे। दानिम की बात के जवाब में उन्होंने उस पर एक नज़र तक डालना गवारा नहीं किया था। शाहवेज साहब के हाथ में एक फ़ाइल थी। वो दोनों बेड के सामने रखे गए सोफ़ा कम बेड पर बैठ चुके थे। दानिम भी लब कुचलती बेड पर एक जानिब टिक गई। कितने ही लम्हे खामोशी की नज़र हुए। गुलरेज साहब और शाहवेज साहब ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ बात की। फिर शाहवेज साहब ने एक नज़र दानिम के झुके सर की जानिब देखते हुए फ़ाइल खोली। ये जायदाद के पेपर्स हैं। वरासत में सिकंदर भाई का जो हिस्सा बनता था वो हमने तुम्हारे नाम कर दिया है, क्योंकि हम लोग अपने सर पर कोई बोझ नहीं रखना चाहते। तुम अकेलो बालिग हो, अपने फैसले खुद करने का शऊर रखती हो, लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि तुम्हें तुम्हारे बाबा का हिस्सा दे दिया जाए। हमारे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही हम तीनों भाइयों को ये घर बना कर दिए थे। इस लिहाज से सिकंदर भाई का घर जो उनकी मौत के बाद से बंद पड़ा है, वो भी तुम्हारा है। अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है, उस घर को बेच दो या जो भी करना चाहो, तुम पर कोई रोक टोक नहीं होगी। अपनी तरफ से हमने दोनों बहनों का हिस्सा निकालने के बाद जायदाद की मुंसिफाना तकसीम की है। तुम ये पेपर्स देख लो और अगर कोई सवाल करना चाहो तो कर सकती हो। शाहवेज साहब का लहजा अजमियत भरा था। उनकी बात पर दानी सर उठाए कितने ही पल खाली खाली निगाहों से उन्हें तके गई। शाहवेज साहब हमेशा उसे बेटा कहकर पुकारते थे और आज उसका नाम तक लेना गवारा नहीं किया था उन्होंने। और ये जायदाद का बंटवारा, क्या मतलब था इस सब का? क्या अपने दिलों से निकालने के बाद वो लोग अब उसे अपने घर से भी निकाल देना चाहते थे, ये जानते हुए भी कि इस भरी दुनिया में उनके सिवा दानी का और कोई नहीं? उसके खून के रिश्ते इतने जालिम कैसे हो सकते थे? वो बहुत से सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उन दोनों के चेहरों पर सख्त मोहरी देखकर ज़बान जैसे गंग होकर रह गई थी। उसकी खामोशी को उन दोनों ने ना जाने क्या मायने पहनाए थे। शाहवेज साहब ने सवालिया निगाहों से गुलरेज साहब की जानिब देखा था। उनकी आंखों में छुपा सवाल समझकर गुलरेज साहब ने इस बात में सर हिलाते हुए गोया उन्हें तसल्ली दी। फिर वो दानी की जानिब मुतवज्जह हुए। इस पल दानी ने नज़र झुकाते हुए आंखों में आई नमी छुपाने की कोशिश की थी। बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचे वो दिल में उठती टीसों को दबाने की कोशिश कर रही थी। बज़ाहिर खामोश और पुरसुकून नजर आने वाली लड़की के सीने में कितने तूफान उठ रहे थे। सामने मौजूद दोनों हस्तियां इस बात से अनजान थीं। एक बात और करनी थी तुमसे दानी। पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसके असरात, उसके नताइज हम लोग अब तक भुगत हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है यूँ कमरे में बंद होकर दुनिया की नज़रों से छुप जाना, लेकिन शर्मिंदगी से दो चार तो हमें होना पड़ रहा है जब लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं हमसे, क्योंकि हम ना तो घर में बंद होकर रह सकते हैं और ना दुनिया से छुप कर रह सकते हैं। खैर, पुरानी बातें दोहरा कर वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो कुछ हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन एक तरीका है जिससे तुम्हारी की गई गलती को सुधारा जा सकता है। गुलरेज साहब सांस लेने को रुके थे। दानिम की शिकवा करती निगाहें उनकी जानिब उठी थीं। वो उन्हें बताना चाहती थी कि उसने कोई गलती नहीं की। उन्हें समझाना चाहती थी कि जो कुछ हुआ फ़कत एक गलत फहमी की बिना पर हुआ, लेकिन अल्फाज न जाने कहाँ जा सोए थे। उसके लबों से एक लफ्ज़ तक बरामद ना हो पाया। इनफैक्ट तरीका नहीं, बल्कि हम सबका मुश्तरका फ़ैसला है ये, जिसमें रद्द-बदल की कोई गुंजाइश नहीं। देखो, मैं जानता हूँ मेरी बात से तुम्हें तकलीफ़ पहुँचेगी, लेकिन सच यही है कि तुम्हारी वजह से हमारे सब घरानों का माहौल ख़राब हो रहा है।
अजीब सी टेंशन छाई है हर जगह। तनाव की सी कैफियत है बस। हर कोई दूसरे से खिंचा खिंचा सा है। सब कुछ नॉर्मल करने के लिए कोई ना कोई फैसला लेना नागुज़ीर है। और बहुत सोचने और समझने के बाद हमने यही तय किया है कि तुम्हें सादगी से उस शख्स के साथ रुखसत कर दिया जाए जो मेहंदी की रात तुम्हारे साथ था। शायद इसी तरह कुछ इज्जत बच जाए हमारी और दुनिया के मुंह बंद हो जाए। तुम्हारा राब्ता तो होगा उस शख्स के साथ, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम मुझे कहो कि अपने वालिदैन को भेजकर शादी की तारीख ले और तुमसे निकाह करके तुम्हें अपनी इज्जत बनाकर अपने साथ ले जाए। गुलरेज साहब ने बात मुकम्मल करते हुए दानी की बेयकीनी भरी आंखों में देखकर नज़रें फेर ली थीं, जबकि वो साकत से अपनी जगह बैठी रह गई थी, गोया हिलने के काबिल भी ना रही हो। सामने बैठे दोनों मर्दों की बहुत इज्जत करती थी वो। अपने सगे बाप के मरने के बाद उन दोनों को ही बाप की जगह देखा था। उनकी मोहब्बत, उनकी नरमी और शफकत की आदी थी। और आज वो लोग तंग आ गए थे उससे। उनके लिए बोझ बन गई थी वो, जिसे उतार फेंकना चाहते थे वो लोग। उनके घरों की टेंशन बन चुकी थी। आज दानी को समझ आई कि दुनिया में राजा, सिकंदर और शहजादे तक किस्मत से मात क्यों खा चुके थे। आज उसे मालूम हुआ था कि जब किस्मत पलटा खाती है तो कैसे बड़े से बड़ा शख्स भी मुंह के बल गिरता है। आज उस पर इंकशाफ हुआ था कि तकदीर कैसे इंसान को धूल चटाती है, कैसे ये तकदीर पल में तख्त व ताज उलटने की सलाहियत रखती है। उसके लिए यह एहसास सुहाने रूह था कि ना तो उसके खूनी रिश्तों के दिलों में उसके लिए जगह रही थी और ना ही घरों में। वो बेकसूर होते हुए भी उन सब की नज़रों में अपना मुकाम खो बैठी थी, बेमोल हो चुकी थी। गुलरेज ठीक कह रहा है, बल्कि ऐसा करो तुम अभी हमारे सामने ही उस शख्स को कॉल करके उससे बात करो। ये मामला जितनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है। शावेज साहब ने भी गुलरेज साहब की बातों की तायीद की थी। शायद वो लोग सब कुछ तय करके आए थे, लेकिन क्या अरसल को मालूम था ये सब? नहीं। अगर उसे मालूम होता तो दोनों ताया उसकी घर में गैर मौजूदगी में दानी के कमरे में ना आते। यकीनन वो बेखबर था हर बात से। दानी ने गहरी सांस भरते हुए हवास कायम रखने की कोशिश की, फिर नज़रें झुकाकर बेडशीट के डिज़ाइन को देखने लगी। आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं इस घर से चली जाऊं, ताकि आप सबकी ज़िंदगियों में सुकून आ सके? ठीक है, एक दिन की मोहलत दे दें मुझे। मैं वादा करती हूँ एक दिन से ज़्यादा नहीं रहूँगी इस छत के नीचे। कल का सूरज ढलने से पहले मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊँगी। उसका सर अब भी झुका हुआ ही था। लहजा बिल्कुल बेतासुर था। ना कोई शिकवा, ना गिला, ना नमी, ना गुस्सा और ना ही कोई नाराज़गी। हमारा वो मतलब नहीं था। हम लोग यही चाहते हैं कि वो शख्स तुम्हें अपनाए। और शावेज साहब के लहजे में हल्की सी शर्मिंदगी का अंसर था। दानीन ने एक ज़ख्मी निगाह उनके चेहरे पर डाली। आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है ताया जी। आप सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। अभी कुछ देर पहले बड़े ताया जी ने कहा कि मैं अकेल व बालिग हूँ, अपने फ़ैसले खुद करने का शऊर रखती हूँ, तो अब मैं अपनी ज़िंदगी का हर फैसला खुद करूँगी। सिर्फ एक दिन बर्दाश्त करने मुझे। इसके बाद आप सबको मेरी शक्ल देखने की ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी। अज़ियत के आलम में कहा था उसने। कमरे में बोझलपन तारी हुआ था। वो नाखून से बेडशीट को खरोच रही थी, गोया अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश कर रही हो। गुलरेज साहब और शावेज साहब के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। फाइल वहीं रख कर दोनों उठे। जाते जाते गुलरेज साहब एक पल को मुड़े थे। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू अरसल को बताकर उसे हम सबसे बदगुमान करने की कोशिश नहीं करोगी। उनके लहजे में क्या था दानी समझ नहीं सकी। वो कोई सादा जुमला नहीं था। उसमें इल्तिजा, धमकी, रिक्वेस्ट, हुक्म और न जाने क्या क्या पोशीदा था। दानीन ने खाली उस जहनी की कैफियत में झुका से इस्बात में हिला दिया। वैसे भी वो इतनी कमज़ोर तो कभी नहीं रही थी कि बाप बेटे के दरमियान बदगुमानियाँ पैदा करने की कोशिश करती। गुलरेज साहब और शावेज साहब कमरे से जा चुके थे। दानीन की नज़रें अब भी झुकी हुई थीं। शादी, वो सहज़ाया हंसी थी। हंसी में दर्द मौजूद था। फिर अचानक उसकी हंसी थमी।
गुलरेज साहब और शावेद साहब की निकाह की बात ने उसे शदीद तकलीफ़ पहुंचाई थी और वही तकलीफ़ अब उसकी आंखों से नफ़रत बनकर झलकने लगी थी। जिस शख्स की वजह से मेरे किरदार को दागदार किया गया, जिसके नाम की तोहमत लगाई गई मुझ पर, मेरे जज्बात व एहसासात को मंजमद कर दिया गया, मुझे जीते जी मुर्दों से बदतर बना दिया गया, जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, उस इंसान के लिए मेरे पास नफरत के सिवा कुछ नहीं। शादी तो दूर की बात है, मैं उस शख्स की शक्ल तक देखना गवारा ना करूं। वह जानी कैफियत में बड़बड़ाई थी। इस दुनिया में अगर नफ़रत की कोई हद है तो मेरी तुमसे नफ़रत हर हद क्रॉस कर चुकी है। अगर मुझे ज़िंदगी में एक कत्ल करने की इजाज़त दे दी जाए तो मेरे हाथों से कत्ल होने वाले वाहिद शख्स तुम होगे। काश तुम एक बार, फ़कत एक बार ज़िंदगी में मुझसे मिलो और मैं तुम्हें अज़ियत की उस इंतहा से आशना करवाऊँ जिस इंतहा पर मैं पहुँची हूँ। हर उस दर्द से गुजारूँ जिस दर्द को मैंने सहा है। बेतबारी के उस एहसास से रोशनास करवाऊँ जो बेतबारी मैंने अपनों की नज़र में देखी है। काश वह जब अनजुनूनी कैफियत में कहती, तसव्वुर में साहिल लुगारी से मुखातिब थी, उस शख्स से जिसका वो नाम तक नहीं जानती थी, लेकिन उसी अजनबी इंसान के साथ उसका नाम जोड़कर उसे बदनाम कर दिया गया था। उस शख्स से जिसे वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार समझती थी, जिसको अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरता देखना चाहती थी। दानिन के दिल में साहिल लगारी के लिए पलती नफरत उसे जलाकर खाक सर करने की तर पर थी। कैसा जा रहा है सफ़र? वो उन तीनों को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेता ब्लूटूथ डिवाइस कान से लगाए अब खिड़की में खड़ा तल कॉफ़ी के सिप ले रहा था। एक हाथ आदतन ट्राउज़र की जेब में था। परफेक्ट। तीनों की जानिब से एक ही जवाब मौसूल हुआ। फ़ाइन। तुम तीनों को एक एक तस्वीर व्हाट्सएप की है मैंने, ज़रा चेक करो। वो नज़रें बाहर सड़क पर भागती दौड़ती गाड़ियों पर जमाए कह रहा था। दूसरी जानिब चंद लम्हों की खामोशी छाई रही। देख ली? उसने ज़रा तवक्कुफ़ से फिर सवाल किया। यस सर, तीनों की तरफ से मस्बत जवाब मिला था। अब तुम तीनों को अपनी अपनी बस में तस्वीर में मौजूद शख्स को तलाश करना है, लेकिन इंतहाई एहतियात के साथ, ताकि दुश्मन चौकन्ना ना हो सके। साहिल ने बात करते करते कॉफ़ी का एक और घूंट भरा। जवाबन फिर से चंद लम्हों की खामोशी छाई थी। मिल गया। साहिल ने अगला सवाल दोहराया। तलहा और रूहान की जानिब से मस्बत जवाब मिला था, जबकि तारिक की जानिब खामोशी छाई थी। तारिक, साहिल ने उसकी खामोशी पर उसे पुकारा। हाँ, दुश्मन तो मेरी बगल में बैठा है। तारिक की फंसी फंसी आवाज़ सुनाई दी। लहजा कदरे खौफज़दा और इंतहाई धीमा था। डोंट वरी तारिक, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे सुनो। साहिल को बस में होता शोर सुनाई दे रहा था और वो अंदाज़ा लगा चुका था कि इस शोर में तारिक के साथ बैठा शख्स यकीनन तारिक की कान में लगी डिवाइस से बरामद होने वाली आवाज़ें नहीं सुन सकेगा। ओके। तारिक कदरे रिलैक्स हुआ, वरना तस्वीर वाले शख्स को साथ बैठे देखकर और उसके लिए साहिल के मुंह से दुश्मन का लफ्ज़ सुनकर एक पल के लिए वो हवास बाख्ता होकर रह गया था। ये तीनों अशख़ास जिनकी तस्वीर मैंने सेंड की हैं, ये शोएब करमानी के वो बंदे हैं जिन्हें वो आज लाहौर से तीनों शहरों में भेज रहा है ताकि कल वहाँ ब्लास्ट करवा सके। इसलिए अब तुम तीनों को अपनी अपनी बस में मौजूद शोएब करमानी के इन बंदों का पीछा करना है। तारिक, तुम आज़ाद कश्मीर जा रहे हो, इसीलिए तुम्हारी नज़र साथ बैठे शख्स पर ही होनी चाहिए। उसकी हर हरकत को नोट करना और आज़ाद कश्मीर में जिस जगह वो शख्स उतरे तो उसी स्टेशन पर तुम्हें उतरना है। तलहा, तुम रावलपिंडी में अपनी बस में सवार शोएब करमानी के बंदे का पीछा करोगे और रोहान, तुम एबटाबाद में। बाकी लाहौर में शोएब करमानी और उसके बंदों को मैं संभाल लूँगा। यही तीनों आदमी हमारे इस मिशन को कामयाब बनाएंगे और तुम तीनों को मंजिल तक पहुंचाने का ज़रिया बनेंगे। इज़ दैट क्लियर? साहिल ने उन्हें आगे का प्लान समझाया था। तीनों की तरफ से ओके का जवाब मिला था। लेकिन सर, जो एक एक एड्रेस लिखकर हमारे बैग में रखा आपने, उसका क्या? तलहा ने उन सब के दिल की बात पूछी थी। वो एड्रेस उन जगहों का है जहाँ उन तीनों आदमियों को जाना है कल होने वाले ब्लास्ट के लिए सामान लेने, मतलब बारूद और बम वगैरह, क्योंकि शोएब करमानी ये सब सामान पहले ही मतलूबा शहरों में पहुंचा चुका है। उसके तीनों आदमी जो तुम तीनों के साथ सफ़र में हैं वो इस वक्त बिल्कुल खाली हाथ हैं और ये एड्रेसेस एहतियातन लिख कर दिए गए हैं।
तुम तीनों को कि अगर बाय चांस बस में बैठे शोएब करमानी के बंदे तुम लोगों से मिस हो जाएं तो तुम लोग किस एड्रेस पर पहुँच कर उन्हें कैच कर सको, क्योंकि उन्हें सामान लेने के लिए अड्डों पर तो जाना ही पड़ेगा। जब सामान लेकर वो लोग वहाँ से निकलेंगे तब उनका पीछा करते करते तुम लोग भी टारगेट की गई जगहों पर पहुँच जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मेरा ऑर्डर ना मिले तुम लोग किसी को शूट नहीं करोगे। साहिर का लहजा हुक्मिया था। वो तो ठीक है सर, लेकिन एक सवाल है, अगर हम लोगों को उन्हें शूट ही करना है तो क्यों ना अभी शूट कर दें, या कल जब वो बारूद लेने अड्डों पर जाएंगे तब उन्हें ख़त्म करने के साथ साथ उनके अड्डों बारूद और असला वगैरह को भी तबाह कर देंगे। टारगेट प्लेसेस पर पहुंचने का इंतज़ार करना ज़रूरी है क्या? रोहान ने दिल में उठता सवाल पूछा। वो मुंह पर हाथ रखे खिड़की की जानिब झुका था। आवाज़ इंतहाई धीमी थी ताकि कोई और ना सुन सके। इंतज़ार करना ही तो ज़रूरी है रोहान। अगर वक्त से पहले उन्हें ख़त्म करेंगे तो शोएब करमानी और राग का वो बंदा संजय वर्मा दोनों कोई ना कोई मुतबादल तलाश कर लेंगे अपने घटिया इरादों को कामयाब बनाने के लिए। वैसे भी ये तीनों अफराद जो तुम लोगों के साथ महवे सफ़र हैं, ये तो फ़कत मोहरे हैं जिन्हें ख़त्म करने से दुश्मन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुश्मन ऐसे हज़ारों और लोग ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें इन वतन गद्दारों के साथ साथ दुश्मन को भी ख़त्म करना होगा। इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकना है ताकि फिर कभी कोई हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख तक उठा कर न देख सके। साहिर की पुरसोच निगाहें अब दूर आसमान पर भटक रही थीं। गॉट दैट सर। रोहान उसकी बात समझ गया था। ओके, अब सुबह बात होगी, अपने अपने स्टेशन पर उतर कर मुझे इन्फॉर्म कर देना और बहुत मोहतात रहना है अब तुम तीनों को। हमारी ज़रा सी लापरवाही वतन को बहुत बड़े नुकसान से दोचार कर सकती है, इसलिए होशियार रहना और पल पल की खबर देते रहना मुझे। दिलों में ये उम्मीद कायम रखना कि कल जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। हैव अ सेफ जर्नी। साहिर ने बात मुकम्मल करते हुए कॉल मुनक़ता की और मग में मौजूद कॉफ़ी को एक आखिरी घूंट में ख़त्म करते हुए खिड़की से हट गया। मुकाम नुक्ता बदल गया है। निखर रहे थे, बिखर गए हैं। वो पिछले 2 घंटों से अपने सामने बेड पर बहुत सी चीज़ें बिखराए उन पर एकटक नज़रें सरमाए सा कसी बैठी थी जब मेन गेट पर सुनाई देते अरसल की गाड़ी के हॉर्न ने उसे चौंकाया। थके थके से अंदाज में उसने वो तमाम चीज़ें समेटनी शुरू की और उन्हें तरतीब से एक जानिब पड़े बॉक्स में रखने लगी। ये सब वो गिफ्ट्स थे जो हर अहम मौके पर अदन उसे देता रहा था। अब जब रिश्ता ही बाकी ना रहा था तो वो उन गिफ्ट्स को रखकर क्या करती। यही सोचकर वो गिफ्ट्स अदन को वापस भिजवाने का सोचा था उसने। बाकी सब चीज़ें बॉक्स में रखने के बाद दानिन की निगाह साइड टेबल पर पड़े अपने सेल फ़ोन तक गई। ये फ़ोन भी उसे अदन ने ही गिफ्ट किया था। जो सिम इस फ़ोन में थी वो भी अदन के नाम थी। इस फ़ोन में सिर्फ आधी से ज़्यादा तस्वीरें अदन की थीं। दानिन ने फ़ोन उठाया, गैलरी खोलकर एक हसरत भरी निगाह अदन की तस्वीर पर डाली, फिर गहरी सांस लेते हुए डिलीट ऑल पर क्लिक कर दिया। गोया पिछले 4 सालों की सब यादों को मिटाया था। फ़ोन ऑफ करते हुए वो अब उसे भी बॉक्स में रख रही थी। फिर टेप की मदद से उस डब्बे का मुंह बंद करते हुए उसे एक जानिब रख दिया। इस काम से फारिग होकर वो उठी, अलमारी से एक स्याह रंग का हैंडबैग निकाला। यासियत के आलम में अब वो बैग से सब चीज़ें निकाल कर बेड पर रखती जा रही थी। स्याह गॉगल्स, रेड शेड की लिपस्टिक, टिश्यू पेपर का पैक, हैंड्स फ्री, एक डायरी और मज़ीद चंद छोटी मोटी चीज़ें। ये सब चीज़ें हत्ता कि ये बैग भी उसकी मम्मा का था जिसे उसने अब तक संभाल कर रखा था। इस हैंडबैग को कभी कभार सीने से लगाकर वो अपनी माँ का लम्स महसूस करने की कोशिश करती। गुमसुम से अंदाज में उन चीज़ों पर हाथ फेरते हुए दानिन ने वो छोटी सी डायरी उठाई जिसमें चंद फ़ोन नंबर दर्ज थे। उसकी मम्मा को फ़ोन नंबर्स अक्सर भूल जाते थे, इसलिए उन्होंने वो छोटी सी डायरी ली थी जिसमें करीबी रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर लिख रखे थे ताकि कभी कोई इमरजेंसी हो या फ़ोन कहीं खो जाए तो वो अपने किसी रिश्तेदार से रब्ता कर सकें। दानिन ने डायरी खोली तो पहले सफ़े पर सबसे ऊपर उसकी मम्मा की हैंड राइटिंग में उनका ही फ़ोन नंबर दर्ज था जो पहले कभी उनके इस्तेमाल में होता था।
लेकिन अब ना मम्मा रही थी और ना ही उनका वो फ़ोन नंबर। उससे नीचे बाबा का फ़ोन नंबर था। ये नंबर भी अब बंद हो चुका था। लेकिन इन नंबर्स को देखकर दानी के पुराने ज़ख्म ताज़ा हुए थे। खुद पर ज़ब्त के पहरे बिठाते हुए उसने सफ़ा पलट दिया। दूसरे सफ़े पर उसकी नानू के घर का नंबर दर्ज था। उसकी मम्मा की शादी से पहले ही उसके नाना जी की डेथ हो गई थी और मम्मा की शादी के 2 माह बाद नानू भी खाली के हकीकी से जा मिली थी। बहन भाई कोई था नहीं। तो उसकी मम्मा के पास मैके के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। इसके बावजूद उन्होंने अपने मैके का लैंडलाइन नंबर डायरी में महफूज कर रखा था। किसी ज़माने में उसकी मम्मा अपने पेरेंट्स के घर का नंबर देखकर चुपके आंसू बहाया करती थी और आज इसी तरह दानीन भी उनके अपने हाथों से लिखे गए नंबर देखकर रो रही थी। कातिब तकदीर ने शायद दोनों माँ बेटी की किस्मत का यह हिस्सा एक ही कलम से लिख दिया था। धुंधली पड़ती आंखों को रगड़ते हुए दानी ने सफ़ा पलटा तो अगले सफ़े पर दोनों ताया जी के नंबर मौजूद थे। उससे अगले सफ़े पर बड़ी फुप्पो और छोटी फुप्पो के नंबर थे और उससे अगले सफ़े पर पहुंची तो वहां एक नंबर के साथ रुखसाना नाम लिखा था। रुखसाना उसकी मम्मा की कज़न थी जिनसे उसकी मम्मा की बहुत दोस्ती थी। दोनों की शादियां हो जाने के बावजूद उनमें राब्ता कायम था और इस दुनिया से जाने से पहले उसकी मम्मा अक्सर उसे खाला रुखसाना के बारे में बताया करती थी। पता नहीं ये नंबर अब ऑन था या नहीं, लेकिन दानीन एक बार अपनी किस्मत को आजमाना चाहती थी। इस घर से जाने का फैसला तो कर लिया था उसने, लेकिन वो ये भी जानती थी कि भरी दुनिया में वो अकेली नहीं रह सकती। रिश्तों के नाम पर अगर उसके पास कुछ बचा था तो फ़कत रुखसाना खाला थी। शायद इस रिश्ते से ही उसे कोई सहारा मिल जाए। यही सोचकर उसने इस नंबर पर रब्ता करने के बारे में सोचा था कि उसे उम्मीद थी इस दर पर उसे ठुकराया नहीं जाएगा। यहाँ से वो उसे मायूस नहीं लौटाया जाएगा। वो सफ़े पर नज़र जमाए बुत बनी बैठी थी जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए अरसल अंदर दाखिल हुआ। हद से मामूल उसने आते ही सलाम किया था, साथ ही हाल अहवाल दरियाफ्त किया। बैठो। दानी ने चीज़ें समेटते हुए उसके बैठने के लिए जगह बनाई थी। क्या हो रहा है? अरसल ने हल्के पलके लहजे में पूछा। इशारा बेड पर बिखरी चीज़ों की जानिब था। वो दानी को आहिस्ता आहिस्ता संभलते देखकर अब कदरे मुतमईन था। कुछ भी नहीं, बस यूं ही। दानी ने सब चीज़ें वापस बैग में रखनी शुरू की। अरसल, मेरा एक काम करोगे? दानी ने बैग एक जानिब रखते हुए आस भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा। हाँ, क्यों नहीं, कहो। अरसल को खुशी हुई थी कि कम से कम वो बोलने तो लगी थी, वरना उसकी खामोशी ही अरसल को डरा देती थी। दानी ने जवाब देने की बजाय डायरी उसकी जानिब बढ़ाई। इस नंबर पर कॉल करके चेक करना ये नंबर ऑन है, और अगर नंबर ऑन हुआ तो मेरी बात करवा देना। दानी ने डायरी पर मौजूद नंबर की जानिब इशारा किया। ओके, लेकिन किसका नंबर है ये? और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? अगर बैलेंस नहीं था तो मुझे बता देती, मैं करवा देता बैलेंस। अरसल ने जेब से फ़ोन निकालते हुए साथ ही डायरी थामी। वो इस बात से अनजान था कि दानी के दिमाग में क्या चल रहा है या वो क्या फ़ैसला ले चुकी है। मम्मा की कज़न है ये रुखसाना खाला। दानी ने दूसरा सवाल निस्बतन नज़रअंदाज कर दिया। अरसल ने इस बात में सर हिलाते हुए नंबर मिलाया। चंद बेल्स के बाद फ़ोन उठा लिया गया था। अरसल ने रुखसाना खाला के बारे में इस्तफसार किया तो चंद लम्हों बाद उनसे बात करवाई गई। ये लो, तुम्हारी खाला है लाइन पर। अरसल ने फ़ोन दानी की जानिब बढ़ा दिया। दानी ने लब कुचलते हुए फ़ोन थामा कि वो जानती थी जब अरसल को रुखसाना खाला को कॉल करने के मकसद का इल्म होगा तो वो बहुत नाराज़ होगा, हंगामा मच जाएगा, लेकिन इस वक्त ये फैसला नागुज़ीर था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अरसल और उसके पेरेंट्स के दरमियान दूरियां आएँ, इसलिए उसका इन सब की ज़िंदगियों से दूर चले जाना ही बेहतर था। वो सेल फ़ोन लिए बालकनी की जानिब चली गई। अब धीमे लहजे में बात करते हुए वो रुखसाना खाला से चंद दिन उनके घर रहने की इजाज़त मांगने के साथ साथ उनके घर का एड्रेस वगैरह पूछ रही थी। और वाकई उसे नाउम्मीद नहीं लौटाया गया था।
रुखसाना खाला उसकी आमद का सुनकर बहुत खुश हुई थी। इस तरफ से पुरसुकून होने पर दानीन फ़ोन काटते हुए मुड़ी तो पीछे अरसल को खड़े पाया, जो शॉक्ड सा उसे देखे जा रहा था। दानीन एक पल के लिए गड़बड़ाई। अरसल, वो मैं, उसने कुछ कहना चाहा था जब अरसल के चेहरे के शौक भरे तासुरात को गुस्से में बदलते देखा। ये सब क्या था दानी? तुम अपनी खाला से उनके घर रहने की इजाज़त क्यों मांग रही थी, जबकि मैं तुमसे कह चुका हूँ तुम यहीं रहोगी, हमारे घर। चबा चबा कर हर लफ्ज़ अदा करते हुए अरसल सरापा सवाल बना उसके सामने खड़ा था। मुझे जाना है अरसल, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो, सगे भाई से भी बढ़कर साथ दिया है तुमने मेरा। इस वक्त जब सब लोग मेरे किरदार के हवाले से मशकूक थे, मुझ पर कीचड़ उछाल रहे थे, तुमने बग़ैर कोई वजाहत, कोई सफाई मांगे मुझ पर भरोसा किया। लेकिन अब मैं मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती, मुझे, दानी नरमी से कहती अंदर आई थी जब अरसल ने उसकी बात काटी। घर में से किसी ने कुछ कहा है तुमसे? मम्मा ने, बाबा या कोमल ने? वो अब एक नया सवाल उठा चुका था। दानी ने दुख से उसकी जानिब देखा। तुम्हें लगता है कि किसी को मुझसे कुछ कहने की ज़रूरत है, या फिर मैं इतनी नासमझ हूँ कि रवैयों को परखने का हुनर नहीं जानती? दानी का लहजा अब की बार शिकस्तगी लिए हुए था। तुम्हें उनके रवैयों पर दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है दानी, और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम कहीं नहीं जा रही हो, यहीं रहोगी तुम। हाँ, अगर तुम्हें अपनी खाला से मिलने जाना है तो मैं खुद तुम्हें उनसे मिलवा लाऊंगा, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से जाने या उनके घर रहने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा मैं। अरसल का अंदाज कतियत भरा था। दानी कितने ही पल उसके गुस्से से तने चेहरे को देखे गई। अब ऐसे क्या देख रही हो? जो करूँ मैं, या सींग निकल आए हैं मेरे सर पर? उसकी खामोशी पर अरसल का मूड मज़ीद बिगड़ा। तभी वो झल्लाते हुए कह गया, 2 दिन पहले तुमने ही मुझसे कहा था ना अरसल कि मुझे सब भूल कर आगे बढ़ना चाहिए, तो यही तो कर रही हूँ मैं। आगे बढ़ने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी इस कोशिश को नाकाम हरगिज़ नहीं करोगे। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो, मैं भी, कि यहाँ इस जगह, इस घर में अदन के सामने रहकर मैं कभी अपनी ज़िंदगी के इस दर्दनाक फेज से नहीं निकल पाऊँगी, कभी मूव ऑन नहीं कर सकूँगी। मेरी ज़िंदगी इसी एक नुक्ते पर जमी रहेगी कि कैसे मुझे ज़लील किया गया। आगे बढ़ने के लिए मुझे ये सब भूलने की ज़रूरत है, और ये सब भूलने के लिए यहाँ से जाने की। मैंने ये फ़ैसला यूं ही जज्बात से या जज्बात में आकर नहीं किया। यहाँ से दूर जाऊंगी तो खुद को समेट सकूंगी ना। जब तक मुझे सहारे मिलते रहेंगे, मैं यूं ही कमज़ोर बनकर दूसरों पर इंहिसार करती रहूँगी। वहाँ रहूँगी तो दुनिया में सर्वाइव करना सीखूँगी। मेरे इस फैसले की बदौलत हो सकता है अगले चंद सालों बाद तुम मुझे एक मजबूत लड़की के रूप में देख सको। तो सोचो, तुम एक कमज़ोर, दब्बू और टूटी बिखरी सी रानी को देखना चाहोगे या उसकी जगह एक मजबूत, इंडिपेंडेंट लड़की को? यकीनन तुम्हारी चॉइस भी दूसरी ही होगी। फैसला कड़क है, लेकिन इस वक्त यही बेहतरीन फैसला है, और फिर मैं अकेली नहीं हूँ। रुखसाना खाला होंगी ना मेरे साथ। वो धीमे अंदाज में अरसल को कायल करने की कोशिश कर रही थी। उसकी बात पर अरसल खामोश सा हो गया कि उसकी हर बात बजा थी, लेकिन इस सब के बावजूद वो धानी को भरी दुनिया में तन्हा और बेआसा छोड़ने पर राज़ी नहीं था। मजबूत बनने के और भी बहुत से तरीके हैं दानी। यहाँ रहकर भी तुम मजबूत और इंडिपेंडेंट बन सकती हो। अपनी स्टडीज़ शुरू करो। तुम्हारे मेडिकल का 1 साल बाकी है। अपनी पढ़ाई पूरी करो। आई होप पढ़ाई में मगन होकर तुम सब कुछ भूल जाओगी। डॉक्टर बनना तुम्हारा और सिकंदर चचा जान का ख्वाब था। उस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाओ। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत है? अरसल ने एक और दलील पेश की थी। दानिम की आंखों में कुछ चुभने लगा था। वो मंजर याद आया था जब अपनी मेहंदी की रात वो उस शख्स के करीब खड़ी उसके बाजू का ज़ख्म साफ करते हुए उसकी मरहम पट्टी कर रही थी। उसे नफ़रत महसूस हुई थी। डॉक्टरी के शोबे से ना वो मेडिकल की पढ़ाई करती, ना उसमें एक डॉक्टर की रूह बेदार होती, ना उस शख्स की हमदर्दी में वो उसकी बैंडेज करती।
और ना उसकी ज़िंदगी में ये सब हुआ होता। अपनी बर्बादी के लिए वो पागल लड़की न जाने किस किस को कसूरवार ठहरा रही थी। अब डॉक्टर बनना ख्वाब नहीं रहा अरसद, इस प्रोफेशन से नफ़रत हो गई है। वो थकी थकी से अंदाज में बोली। अरसद ने हैरत से उसे देखा। प्लीज़ अरसद, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। मुझे इल्म है तुम मेरे खैर ख्वाह हो, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि इस बार मुझे कोई ना रोके। मैं खुद अपनी किस्मत बनाना चाहती हूँ। यहाँ रहकर मैं सबकी नफ़रतें सहते सहते पागल हो जाऊँगी, नफ्सियाती मरीज़ बन जाऊँगी। इसलिए प्लीज़ जाने दो मुझे। दानी का लहजा इल्तिजा लिए हुए था। अरसद कुछ नहीं बोला था, बस किसी सोच में गुम उसके चेहरे को देखता रहा। फिर जैसे किसी नतीजे पर पहुंचकर गहरी सांस ली। कहाँ रहती हैं तुम्हारी खाला? ये बात कहकर गोया अरसद ने उस पर अपनी रजामंदी जाहिर की थी। पहले लाहौर में ही रहती थी, लेकिन शादी के बाद रुखसत होकर कराची चली गई। एड्रेस बताया है उन्होंने। तुम मेरी कल की फ़्लाइट करवा दो कराची के लिए, दानी ने कहते हुए अरसद को एड्रेस बताना चाहा। इतनी जल्दी जाना है? इतनी जल्दी जाना ज़रूरी है? अरसद ने उदासी से कहा था। कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि दानी ने यह फ़ैसला उसके घर वालों की वजह से ही किया था, और शायद यही बात उसके लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रही थी। जब जाना ही मुकद्दर है तो फिर आज क्या और कल क्या? दानी कहते हुए आंखों की नमी छुपाती मुड़कर हैंडबैग अलमारी में रखने लगी। अरसद बेबस सा उसकी पुश्त देखे क्या। मैं चलता हूँ। जब कोई बात ना बन पड़ी तो वापसी के लिए मुड़ गया। अरसद, दानीन ने उसे पुकारा था। अरसद रुका। दानीन बेड के करीब पड़ा डब्बा उठाए उस तक आई। एक आखिरी काम, ये डब्बा अदन तक पहुँचा देना। दानीन ने डब्बा उसकी जानिब बढ़ाया था। इसमें क्या है? अरसद ने हैरत से उसकी जानिब देखा। उसके अब तक के दिए गए सभी गिफ्ट्स लौटा रही हूँ मैं उसे, उसके फ़ोन समेत। शायद इस तरह उसे भुलाने और ज़िंदगी में आगे बढ़ने में आसानी हो। दानीन ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की थी, लेकिन अरसद इस मुस्कुराहट के पीछे छुपा दर्द पहचान चुका था। ओके। अरसद ने बिना कोई दूसरा सवाल किए निगाह झुकाकर डब्बे को देखा, जिसके ऊपर एक चिट लगी थी और उस चिट पर चंद लाइन्स लिखी थीं। सर्दी और सर्द मोहरी, मैं क्या समझूं कि असर किस पे हुआ किसका। तेरे लहजे ने रुत बदली या मौसम ने तेरा लहजा। अरसद ने ज़ेरे लब ये सतूर पढ़ी। मेरी उसके लिए लिखी गई आखिरी शायरी। आज के बाद शायरी करना छोड़ दिया मैंने। दानीन की मुस्कुराहट में ज़ख्मीपन था। अरसद ने एक नज़र उसके चेहरे की जानिब देखा, फिर बगैर कुछ कहे डब्बा लिए कमरे से निकल गया। दानीन थके थके अंदाज में बेड पर बैठ गई। दूसरों के सामने खुद को मजबूत जाहिर करना बहुत मुश्किल अमर था, जबकि अंदर से वो टूट रही थी। उसका दिल जैसे रुकने को था, लेकिन उसे खुद अपने आप को संभालना था कि आज के बाद उसकी ज़िंदगी में कोई उसे संभालने वाला नहीं रहना था। तन्हाई उसका मुकद्दर बनने वाली थी, जहाँ वो हंसती, रोती, टूटती, बिखरती, गिरती या गिर कर संभलती, किसी को कोई फर्क ना पड़ता। न जाने सब कुछ ख़त्म होने वाला था या ज़िंदगी का कोई नया बाब शुरू होने वाला था। बहरहाल जो भी था, वो अब ढीले ढाले अंदाज में खुद को वक्त की धारों के सुपर्द करके पुरसुकून हो जाना चाहती थी। रिश्तों से, दुनिया से और दुनिया की रंगीनियों से बेनियाज होना चाहती थी। ज़र्रा ज़र्रा चुनकर खुद को समेटना चाहती थी, और इस मकसद के लिए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला ले चुकी थी। शुएब करमानी मुतमईन से इजी चेयर पर झूलता सिगरेट के कश लगा रहा था जब सेल फोन की बजती बेल ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। उसने फ़ोन की चमकती स्क्रीन पर निगाह दौड़ाई तो मखसूस नंबर देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। सिगरेट दोनों हाथों में मुंतकिल करते हुए उसने सेल फोन पकड़ा। हेलो। कॉल रिसीव करते हुए उसने फ़ोन कान से लगाया था। क्या सूरत हाल है? स्पीकर से संजय वर्मा की आवाज़ उभरी थी। सब कुछ हमारी प्लानिंग के हिसाब से ही हो रहा है। बंदे मतलूबा शहरों में पहुंच चुके हैं, अब बस कल का इंतज़ार है। कल जब उन चारों शहरों में
लोग फतह का जश्न मना रहे होंगे तो इस बात से वो सब बेखबर होंगे कि कुछ ही देर बाद वहाँ होने वाले ब्लास्ट उन सब के वजूद के परखचे उड़ाने वाले हैं। शिव करमानी के लहजे से अनकरीब मिलने वाली जीत का नशा छलक रहा था। शिद्दत से इंतजार है कल का। बिलाखिर कल पाकिस्तान से हमारा बदला पूरा होने जा रहा है। पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते कि 2008 में जो उन्होंने दिल्ली में हमले करवाए उनका कर्ज उन्हें 23 मार्च 2020 को चुकाना पड़ेगा। कल हम बताएंगे पाकिस्तान को कि एजेंसियों, अफवाज और आवाम को कि दुश्मन के मुल्क में घुसकर दुश्मन को ख़त्म कैसे किया जाता है। ये तबाही इतनी बड़ी होगी कि तारीख में हमेशा इसका जिक्र किया जाएगा। पाकिस्तानियों का बच्चा बच्चा इंडिया के नाम से खौफ खाएगा। आई विश कि मैं न्यूज़ चैनल्स की बजाय पाकिस्तान की ये बर्बादी लाइव देख सकूं। संजय वर्मा के लहजे में पाकिस्तान के लिए नफरत थी। तो इंतजार किस बात का है? आ जाइए पाकिस्तान, सब कुछ लाइव दिखा देंगे आपको। शिव करमानी ने सिगरेट एशट्रे में मसलते हुए कहा था। लहजा मुस्कुराता हुआ सा था। वो सब छोड़ो शिव करमानी, ये बताओ कि उन चारों शहरों में जहां 23 मार्च के हवाले से इस साल तकारीब मुनक्किद हो रही हैं वहाँ यकीनन हाई सिक्योरिटी होगी, तो तुम्हारे बंदे कैसे अंदर जाएंगे? संजय वर्मा ने सवाल उठाया था। जवाबन शिव करमानी का कहकर सुनाई दिया था। आप फिक्र क्यों करते हैं सर, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। इससे पहले कभी शिकायत का मौका दिया है आपको? इस मुल्क में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बस जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बस फ़कत चंद नोटों का खेल है। फिर वतन के यही मुहाफिज खुद वतन के दुश्मन बन जाते हैं। शिव करमानी ऐसे लोगों को तलाश करना जानता है और तलाश कर भी चुका है। सब इंतजाम हो चुका है। शिव करमानी पर पुरसुकून सा कह रहा था। ओके, एक बार हमारा ये मिशन कामयाब हो जाए बस। तुम्हारा इनाम तुम्हारी राह देख रहा है। मेरे कान तरस रहे हैं कल के दिन पाकिस्तान की बर्बादी की खबर सुनने को। संजय वर्मा ख्यालों में शायद अपनी कामयाबी देख रहा था। बस चंद घंटे और फिर कुछ खबरें मिल जाएगी आपको। शिव करमानी के लहजे में यकीन बोल रहा था। ISI को दुनिया की बेहतरीन एजेंसी कहा जाता है, लेकिन कल उस शख्सी एजेंसी की साख में ISI को दुनिया की बेहतरीन एजेंसी कहा जाता है, लेकिन कल इस एजेंसी की साख भी मिट्टी में मिलने वाली है। बेचारे ISI के कारकुनान अभी तक अपने जांबाज एजेंट मेजर साहिब की मौत के दुख से ही नहीं निकले होंगे कि कल 4 शहरों में होने वाली तबाही और बड़े पैमाने पर होने वाले जानी और माली नुकसान से उन्हें एक बहुत बड़ा झटका मिलेगा। संजय वर्मा के लहजे में मस्नूई तासुफ था। शिव करमानी का एक और कहका सुनाई दिया था। बेचारा मेजर साहिब ख्वाह मख्वाह मारा गया। वैसे मुझे दुख है कि इतना ज़हीन दिमाग इस दुनिया से चला गया, लेकिन क्या करें, उसने खुद अपनी मौत को चुना था, वरना हमारे रास्ते में आता और ना यूं कुत्ते की मौत मार जाता। शिव करमानी का लहजा पुरलुत्फ था। साहिब की मौत को मौजूए गुफ्तगू बनाते हुए शिव करमानी इस बात से बेखबर था कि यही साहिर लगारी उसके लिए जाल बिछाकर घात लगाए बैठा है और कल के दिन उसकी मौत प्लान कर चुका है और तकदीर उन सब पर मुस्कुरा रही थी। वो सब इस बात से बेखबर थे कि आने वाला दिन उनके लिए कैसा साबित होने वाला है। एक ही तारीख, एक ही दिन 3 मुख्तलिफ किरदारों को मुख्तलिफ रंग दिखाने वाला था। आंखों में अज़म लिए लैपटॉप पर मसरूफ़ साहिल लगारी के लिए आने वाला दिन कामयाबी का दिन बनने वाला था। बेड पर उदास बैठी दानिश के लिए ये दिन शिकस्तगी भरा और अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ने का दिन साबित हो रहा था। और इसी चेयर पर झूलते शिव करमानी के लिए ये दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बनने जा रहा था। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ,
जहाँ बहुत जल्द हम नई एपिसोड लेकर आएंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।